गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चों, आपको पिछले टर्म में मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने आपको बताया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपको मैंने बताया था, उसमें आपको मैंने उसका एक व्यू, साइड व्यू दिखाया था और एक फ्रंट व्यू का भी डायग्राम दिखाया हुआ था और आपको समझाया था। अब आप देखिए, उसी का सेक्शन हम टेस्टिस का देखेंगे और फिर एक टेस्टिस से सेमिनिफेरस ट्यूब को देखेंगे। तो जब आपको मैंने वहाँ से दिखाया हुआ था, जब फ्रंट व्यू बनाया था तो वहाँ पर टेस्टिस का दिखाया था, लेकिन उसी का डिस्क्रिप्टिव डायग्राम देखिए तो अब आपके सामने आता है।
अब आपके सामने देखिए, उस दिन आपको मैंने बताया था, अब आप देखिए आपके सामने ये हो गया ट्यूनिका वैजानिलिस, और ये इसकी वितरण हो जाएगी, और ये है ट्यूनिका एल्बुजिनी, यही इसका प्रोटेक्टिव लेयर है। मेन प्रोटेक्टिव लेयर क्या होता है? ट्यूनिका एल्बुजिनी। और फिर होता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये सप्लाई का काम करता है, वेस्कुलोसा। और ये आपका आता है सेप्टा टेस्टिस, और ये आते हैं आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल, लोब्यूल। इनकी संख्या आपको मैंने बताई थी 200 से 300 तक। और ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और ये है रीटी टेस्टिस, और ये है वास इफरेंस, और ये है कॉपुट एपिडिडाइमिस, और ये हो जाएगा कॉपर एपिडिडाइमिस, और ये हो जाएगा आपका कॉर्डा, कॉर्डा एपिडिडाइमिस। और यहाँ से लीड करेगा आपको वापस। हाँ, अब आप देखिए तो टेस्टिस ये कहाँ पर होता है? तो इसके बाहर होता है स्किन का स्क्रोटम, ये आ रहा है आपका स्क्रोटम, और यहाँ पर ये बनता है गवर्नाकुलम। तो देखिए ये स्क्रोटम हुआ, और ये आपका आया गवर्नाकुलम। न्यूरो आर्टरी। अब देखिए आपको मैंने उस दिन पढ़ाया था, लेकिन अब आप देखिए पूरा डायग्रामेटिक्स आपको फिर से समझा रहा हूँ इस डायग्राम के दिन से। आप उसी जो मैं बोलता जाऊँगा, आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों लोग समझेंगे। आपको मैंने बताया था स्क्रोटम, तो स्क्रोटम क्या था? डीप पिगमेंटेड स्किन फोल्ड, डीप पिगमेंटेड स्किन। और कहाँ पर था? तो इसकी लोकेशन क्या बन रही थी वो आपको बताया था, डीप पिगमेंटेड स्किन दैट इज पाउच, और लोकेटेड बिटवीन थाई, बिटवीन बोथ लेग, जस्ट बिहाइंड पेनिस। तो आपको मैंने बताया था ये स्किन का एक भाग होता है जो वृद्धि करके पाउच नुमा हो जाता है, गहरे रंग का होता है, और जिसमें आपको जो दोनों जंघाओं के बीच में, दोनों जंघाओं के, दोनों पैरों की जंघाओं के बीच में और पेनिस के ठीक पीछे स्थित होता है, ये थैली नुमा होता है। और दैट इज डिवाइड बाय सेप्टा इन 2 इक्वल सैक्स। तो ये एक सेप्टा द्वारा 2 बराबर के सैक में, प्रकोष्ठ में विभेदित होता है। अब ईच सैक हैव अ टेस्टिस, एक सैक में एक टेस्टिस पाया जाता है। टेस्टिस ओरिजिनेट इन abdominal cavity, but later 7 months from embryos
they descend and come in scrotum by the help of inguinal canal। तो देखिए आपको मैंने बताया कहाँ पर बनते हैं, तो टेस्टिस बनते एब्डोमिनल कैविटी में हैं, जो इनग्विनल कैनाल की हेल्प से देहभाग से नीचे कहाँ पर आ जाते हैं, थैली में, उसी पाउच में आ जाते हैं जिसे स्क्रोटम कहते हैं। टेस्टिस ज्वाइन फ्रॉम स्क्रोटम बाय द गबर्नाकुलम या मीजोपोर्चियम, एक मसल होती है उससे जुड़े रहते हैं। देखिए इनग्विनल कैनाल के हेल्प से आते हैं। कभी कभी जो होता है, समटाइम्स इनग्विनल कैनाल टियर द रेक्टम एंड इंटर द इंटेस्टाइन वाला जो उस पोर्शन में चला जाता है जिनका उसे इनग्विनल हार्निया कहा जाता है, वो हार्निया का पेशेंट हो जाता है, उसको ऑपरेट करना पड़ता है। अच्छा, अब आपको देखिए स्क्रोटम में मेन रोल क्या होता है इसका काम होता है टेम्परेचर रेगुलेशन। ये लगभग आपका 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन करता है। यहाँ पर टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर जैसे हम लोगों का 33 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पर 35, 34, 35 डिग्री बना रहता है। अब यहाँ पर मेंटेन कौन कराता है इसको, तो एक डार्टोस मसल का नाम बताया था। डार्टोस मसल जो होती है इन कोल्ड सीजन, माने जब आपका कोल्ड सीजन होता है, देन द डार्टोस मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्क्रोटम राइज अप एंड लोकेटेड नियर अबाउट एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जाड़े की ऋतु में स्क्रोटम आपका उसके समीप पहुंच जाता है, जिस समय अधिक हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो बॉडी हीट से इसको मिलता रहता है और टेम्परेचर यहाँ पर अधिक हो जाता है। बट इन समर सीजन, अब समर सीजन में ये क्या करता है, ये रिलैक्स हो जाता है। कौन, वो डार्टोस मसल क्रीमेस्टर के साथ, और जैसे रिलैक्स हो जाता है तो वॉल थिन हो जाती है और आपका हैंगिंग या अफार फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी से थोड़ा दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से मेंटेन करता है। इसमें ब्लड सप्लाई और नर्व्स के लिए एक आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड आता है, उसी के साथ सपोर्ट से स्पर्मेटिक आर्टरीज और वेन्स रहती है, ब्लड वेसल्स, यहाँ पर ब्लड सप्लाई चलती रहती है। ये था आपको बताया था, स्क्रोटम में बता चुका था, फिर भी मैंने आपको रिवाइज किया। अब स्क्रोटम के बाद अगला पार्ट आपने टेस्टिस जो वहां पर पढ़ा था, वहां पर भी डायग्राम मैंने बनाया था, लेकिन उतना क्लियरली है इसलिए उस डायग्राम को मैंने रिपीट किया हुआ है। तो अब आप देखिए टेस्टिस पर 3 लेयर कवर मैंने बताया था। सबसे बाहर होता है ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये सबसे बाहर का कवर है ट्यूनिका वेजाइनलिस। जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है इसमें 2 लेयर हो जाते हैं। पेरिटोनियम सबसे बाहर रहता है, जो पेरिटोनियल आपकी सिलोमिक कैविटी से रिलेट होता है, नीचे होता है विसरण। एक तरह का ये एपिथेलियम होता है, ये एपिथेलियल वाल होती है। उसके बाद जो मेन प्रोटेक्टिव वाल होती है वो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनी। ट्यूनिका एल्बुजिनी इज द मेन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द टेस्टिस, मेड ऑफ कोलोजन फाइबर, माने व्हाइट फाइबर की बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और उसके नीचे लाइज ट्यूनिका वेस्कुलोसा, मेड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये बहुत पतले लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और इस तरह ये मेन आपका प्रोटेक्टिव लेयर होता है, और ये इसी के सपोर्ट से सप्लाई आती है, जो आपकी आर्टरी वेन्स है वो इसकी वेस्कुलर लेयर के संपर्क से आती हैं, तो वहां से आती है, इस तरह से होता है ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब देखिए जो ट्यूनिका एल्बुजिनी होती है, यही ट्यूनिका एल्बुजिनी आपकी इनवेजिनेट और इम्बेडेड होकर सेप्टा फॉर्म करती है, और उसी सेप्टा से वहां पर आपके बन जाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बन जाते हैं, ये देखिए सेप्टा है और ये बन जाते हैं सेप्टिकुलर लोब्यूल। सेप्टिकुलर लोब्यूल की संख्या
ईच टेस्टिस पर अबाउट 200 to 300 होती है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल इज अबाउट 200 to 300 इन ईच टेस्टिस। एक टेस्टिस पर 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेकर 4 तक सेमिफेरस ट्यूब्यूल बनते हैं। तो 1 से 4 तक सेमिफेरस ट्यूब्यूल बनते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं और ये फ्लेयर होते हैं। तो ये आपकी जो यूनिट होती है, आपको मैंने बताया था पिछले टर्म में, यही मेन काम करती है सेमिफेरस ट्यूब्यूल। तो 1 से लेकर 4 तक, जनरली 1 से 3 तक ही होते हैं। तो ये आपकी सेमिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिफेरस ट्यूब्यूल ये कॉइल और ये लगभग each seminiferous tubule is about 50 to 70 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉइल। तो लगभग ये 50 से 70 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही आपके स्पर्म प्रोडक्शन होता है। स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और इसके अंदर क्या क्या सेल्स आपको है वो अगले डायग्राम में मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो आपको मैंने उस दिन बताया था लीडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल और जर्मिनल एपिथेलियम, 3 टाइप की सेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी सेल हैं? लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल, जर्मिनल सेल और सर्टोली सेल, ये 3 टाइप की सेल यहाँ पर बनेंगी। अच्छा, अब आप देखिए, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, देयर टर्मिनल एंड बिकम स्ट्रेट एंड कार्ड, वहां पर रेटिडक्ट्यूल, और रेटिडक्ट्यूल फॉर्म्स या लीड्स इन नेटवर्क रेटिकुलर सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड रेटिटेस्टिस। ये रेटिकुलर हो जाता है, यहाँ स्ट्रेट आता है, स्ट्रेट होने के बाद ये स्ट्रेट ट्यूब आएगी, फिर यहाँ पर रेटिकुलर कहाँ पर हो जाएगा? वो हो जाएगा रेटिटेस्टिस। तो जो टर्मिनल है वो पहले स्ट्रेट होकर फिर रेटिकुलर हो जाएगा, जो रेटिकुलर है वो रेटिटेस्टिस है। और रेटिटेस्टिस की संख्या तो बहुत है। रेटिटेस्टिस 15 to 20 thin ciliated tubular tubes that are called vas efferentia। माने रेटिटेस्टिस तो ये आपके बहुत ज्यादा होते हैं, नेटवर्क होता है, इससे 15 से 20 ये पतली पतली ट्यूब्स निकलती हैं और इन ट्यूब्स को कहा जाता है वसा एफरेंसिया। इनकी जो इनर लाइनिंग होती है वो सीलिएटेड होती है, जिससे यहाँ पर फ्लो ऑफ स्पर्म इजीली होता रहता है। तो ये आपका है कौन सा? वसा एफरेंसिया। वसा एफरेंसिया लीड्स इन एपिडिडाइमिस। तो ये पूरा जो आपको दिख रहा है बाहर एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस आपको मैंने बताया था। तो जो एपिडिडाइमिस है ये आपका लगभग 6 मीटर लॉन्ग होगा, ट्यूबुलर होगा, कॉइल्डेड होगा, mm रीजन, 2 mm एरिया, 2 मिलीमीटर क्षेत्र में हो जाता है, 6 मीटर लंबा होता है और डिस्टिंग्विश इन 3 पार्ट। एक पहला पार्ट कॉपुट, दूसरा पार्ट कार्पस, तीसरा पार्ट कॉडा। तो देखिए कॉपुट पे ये लीडिंग आती है एफरेंसिया की, कार्पस में स्टोरिंग होती है और कॉडा के थ्रू बाहर आते माने वास डिफरेंस में जाते हैं। एपिडिडाइमिस इज नॉन सिलेटेड हैविंग स्टीरियोसीलिया। यहाँ पर स्टीरियोसीलिया होते हैं, वास डिफरेंस में भी स्टीरियोसीलिया होते हैं। कॉडा एपिडिडाइमिस लीड इन वास डिफरेंस और वास डिफरेंस इंटर इन एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ तक स्क्रोटम में है पोर्शन, मतलब आउट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी है। अब ये चला जाएगा एब्डोमिनल कैविटी में। ये आपको डायग्राम उस दिन बनाया था लेकिन क्लियरिटी नहीं थी, उस डायग्राम को मैंने अलग से दिखाया हुआ है। ये आपका टेस्टिस, स्क्रोटम, गबर्नकुलम, तो ये आपका है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था 3 टाइप की सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वो कौन कौन सी सेल है, वो कैसे लोकेटेड हैं, उनका अब डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ और उनका डिस्क्रिप्शन बताने जा रहा हूँ। पहले आपको मैं उनको बता चुका हूँ टेस्टिस में, लेकिन फिर से आप जिसका छूटा है या जो भी है आप दोनों वीडियो से करके आप स्टडी करेंगे। अच्छा, अब आपको देखिए, तो फिर वास डिफरेंस के बारे में बता दूं। पहले एक बार वैसे ही कर रहा हूं। तो मैंने भी अब एपिडर्मिस बता दिया, कॉर्पस में स्टोरिंग होती, स्टोरिंग लगभग 40 दिन तक की होती है। इसकी 40 दिन तक यहाँ स्टोर हो जाते हैं, अदरवाइज फर्टाइल हो जाएंगे। इसको हम बनते नहीं है एपिडर्मिस में, स्टोर होते हैं। बनते कहाँ है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। फिर वहाँ से डिफरेंस से होते हुए रेटिटेस्टिस से होते हुए आ जाते हैं यहाँ पर और 40 दिन तक रह सकते हैं। फिर आपका जब कॉपुलेशन होता है तो रिलीज हो जाते हैं, यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, अब बात आती है, देखिए
तो ये मैंने अभी बताया इसके बारे में। अब अलग आपको बता रहा था वास्ट डिफरेंस के बारे में। तो वास्ट डिफरेंस ट्यूब होती है करीब 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और जहां से जैसे आपका डिसेंड हुआ था टेस्टिस वैसे ही अपराइट हो जाती है आपकी वास्ट डिफरेंस। और वास्ट डिफरेंस गोज या इंटर इन एब्डोमिनल कैविटी और लीड्स इन इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये कहां लीड करती है? इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट तो 2 सेंटीमीटर की होती है और थिन होती है, इरेक्टाइल होती है, और उसी समय काम करती है जिस समय कॉपुलेशन होता है। तो कॉपुलेशन होगा, इजैकुलेशन होगा, इंसेमिनेशन, सेमिनेशन होगा, उसी समय काम रहता है। तो इजैकुलेटरी डक्ट कहां लीड करेगा? यूरिथ्रा में। अब आपका यूरिथ्रा था, तो यूरिथ्रा जो होता है, मेल यूरिथ्रा एक लॉन्ग ट्यूब होती है, करीब करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन 3 पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट होता है आपका प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, जहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड रहता है। यूरिथ्रल पार्ट 2-3 सेंटीमीटर का होता है, और इसी जगह पर दोनों की ओपनिंग होती है, इजैकुलेटरी डक्ट और उधर से माने यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिथ्रल ट्यूब आती है, जहाँ से यूरिन आता है, तो वो दोनों का कॉमन कैसे प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में होता है। फिर मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा आती है जो लाइज बिलो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा और अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, और यहाँ पर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या प्रॉपर ग्लैंड की लीडिंग होती है। फिर इसके बाद आपका पेनिकल यूरिथ्रा होता है। पेनिकल यूरिथ्रा इज लॉन्ग इरेक्टाइल पार्ट होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल और इलेक्ट्राइल पार्ट होता है, और टोटली इसका इरेक्शन डिपेंड्स ऑन ब्लड सर्कुलेशन। यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन पर डिपेंड करता है इरेक्शन। देखिए वैसे आपको मालूम है कि जो पेनिकल होता है माने पेनिस होता है, पेनिस मेड ऑफ 3 कनेक्टिव मस्कुलर कॉर्ड, 3 कॉर्ड्स का बना होता है। राइट और लेफ्ट पर रहते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा, और सेंटर मिडल सेंटर पर रहता है कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। 3 ट्यूब्स रहती है, 3 धागे रहते हैं, 3 कॉर्ड्स का बना रहता है ये आपका। तो पेनिकल यूरिथ्रा माने पेनिस अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और बिकम rod like during the erection, during the copulation, during the excitement। जब एक्साइटमेंट होता है, इरेक्शन होता है, तो ये एक दंड लायक हो जाता है, एक क्षण जैसा हो जाता है, और अबाउट 15 सेंटीमीटर, कहीं कहीं पर 17 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। तो 15 to 18 सेंटीमीटर माना जाता है। अच्छा, अब आप देखिए ये जो आपका पेनिस होता है, ये तो इसमें कॉर्ड हो गए, आपको बताया मैंने भी। तो 3 कॉर्ड बताया, 2 राइट और लेफ्ट एक और एक सेंटर पर जो आते हैं उसे स्पॉन्जियोसम कहते हैं। एट द टर्मिनल एंड ऑफ पेनिस आकर द ग्लांस पेनिस होता है, और पूरी पेनिस पर क्या होता है? प्रोटेक्टेड बाय स्किन कवर। तो वही जो स्किन कवर स्क्रोटम में था, वैसे स्किन कवर पूरे में लीड करता है। स्किन कवर इवर्सिबल इन ग्लांस पेनिस। जो ग्लांस पेनिस वाला जो ट्रायंगल पार्ट है, जहां पर स्पॉन्जियोसम होता है और ये दोनों नहीं होते हैं, कैवर्नोसा नहीं होते हैं, उसी पार्ट पर वहां पर स्किन जो होती है वो फ्री होती है, और वो अपर इंड से इनवर्स हो जाती है ड्यूरिंग द इरेक्शन एंड कम बैक इन नॉर्मल कंडीशन। तो जब इरेक्शन होता है, जिस समय एक्साइटमेंट होता है, उस समय पलट जाती है स्किन, फिर अपनी जगह पर आ जाती है। उस पोर्शन को जो ग्लांस पेनिस के ऊपर की स्किन होती है, दैट्स कॉल्ड द फोर स्किन आर प्रीक्यूस। तो वो प्रीक्यूस होती है। जहां से इसका जंक्शन होता है, उसी जगह पर एक ग्लैंड मिलती है, जिसे कहते हैं टॉयसन ग्लैंड। जो टॉयसन ग्लैंड्स होती हैं वो रिलीज करती हैं एक स्मैग्मा नामक ऑर्गेनिक फ्लूइड, जो एक ओडरस फ्लूइड होता है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर इन्फेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फ्लूइड रहता है, तो वायरस, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको इसको क्या कर सकते हैं, इसे कट ऑफ करके रिमूव किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड सर्कमसेशन, और सर्कमसेशन इज द रिलीजियस प्रोसेस इन मुस्लिम Jews, और ये इट प्रोटेक्ट द अबाउट 40 to 50%
एसटीडी डिसीजेज, माने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को ये 40 से 50% प्रोडक्ट कर देता है, क्योंकि जब ये रहेगा नहीं तो वहाँ पर स्मेग्मा रुकेगा नहीं, जब स्मेग्मा रुकेगा नहीं तो जब फ्लूइड भोजन मिलेगा नहीं तो इन्फेक्शन चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ एक आपका बेनिफिट होता है सर्कमस्टांस का। ये रिलीजियस प्रोसेस है, ओल्ड एज से हो रहा है मुस्लिम और जूस में। अच्छा, तो इसको हम अब आपको मैंने ये बताया, ये था। इसके बाद आपका 3 ग्लैंड्स हैं। एक ग्लैंड आपकी है सेमिनल वेसिकल, जो करीब करीब 5 सेंटीमीटर तक लार्ज होती है, 4-5 सेंटीमीटर लार्ज होती है, और लोकेटेड बोथ साइड ऑफ यूरिनरी ब्लॉडर इन जंक्शन ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट एंड वास डिफरेंस। जहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट और वास डिफरेंस का जंक्शन होता है, उसी भाग से उसकी लीडिंग होती है, एम्पुला के नीचे पाई जाती है। अब इसमें क्या है, तो सेमिनल वेसिकल रिलीज ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशन। दैट फ्लूइड बेसिडिक फ्लूइड होता है, अबाउट उसका पीएच 7.3 होता है, और फॉर्म द 65% पार्ट ऑफ सीमेन। सीमेन का 65% पार्ट बनाता है, उसे हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल फ्लूइड। इसमें होता क्या क्या है, तो सेमीजोलिन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिस होता है, फार्मिनोजन होता है जो कोगुलेट करने का काम करता है, और सिट्रेट रहता है। तो इस तरह से रहता है, और फ्रक्टोज रहता है जो यहाँ पर न्यूट्रिशन ऑफ द स्पर्म होता है, तो बहुत अच्छा होता है ये आपका सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड ही आपका 65% पार्ट फ्रॉम द सीमेन। फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो आपको मैंने बताया था, वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के राउंड पे रहती है, और इस पर रहती तो एक ही है, और काफ़ी बड़ी सी ग्लैंड हो जाती है, उसको सराउंड कर देती है, और ये भी एक वाइट कलर फ्लूइड छोड़ती है। दैट इज बेसिडिक बट लिटिल एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें रहता है एसिड फॉस्फेटेज रहता है, जिसके अगर लिटिल एसिडिक हो जाता है, बट सीमेंस इज द बेसिडिक, सीमेंस बेसिडिक ही होगा। तो इसमें देखिए क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस और प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपका उसमें भी रहता है, सेमिनल फ्लूइड में भी रहता है और इसमें भी रहता है। दोनों में प्रोस्टाग्लैंडिन्स रहता है जो प्रेशर और उसको मेंटेन करता है, तो उससे यह रहता है। और यहाँ पर फाइब्रिनोज, ऊपर वाले में था फाइब्रिनोजन, यहाँ पर होता है फाइब्रिनोलाइसिन, जिसको रिलीज करता है, उसको ब्रेक करता है, कोगुलेशन को लो करता है, जिससे लिक्विडिटी बढ़ती है। तो ये स्पेशलाइजेशन यहाँ पर होता है। तो ये थोड़ा सा लिटिल एसिडिक हो जाएगा, लेकिन जो फ्लूइड टोटली बनेगा वो आपका सीमेंस जो होगा वो आपका बेसिडिक रहेगा, 7.3 to 7.5 उसका वो रहेगा पीएच। फिर इसके बाद तीसरी ग्लैंड आपकी आ जाती है बल्बोयूरेथ्रल या कॉपर ग्लैंड, जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के दोनों साइड पर रहती हैं। बहुत छोटी ग्लैंड्स होती हैं, और इन ग्लैंड से एक बेसिडिक आयली फ्लूइड सेक्रेट होता है, और वो मेन काम लुब्रिकेशन होता है, और 10% फॉर्म पार्टिसिपेटिंग फॉर्मेशन ऑफ सीमेन। लेकिन पहला जो सेमिनल वेसिकल फ्लूइड था वो 65%, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड वाला होता है वो करीब आपका 25%, और ये जो आपका होता है बल्बोयूरेथ्रल वाला ये 10%। तो सीमेन जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को ये तीनों ग्लैंड मिलकर बनाते हैं, और स्पर्म केवल सेमीफेरस ट्यूब्यूल से, माने टेस्टिस से निकलकर एपिडर्मिस से आपको मिलते हैं। तो इस तरह से बन जाता है सीमेन। तो ये अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया, रिवाइज किया हुआ है। और ये देखिए आपका अब यहाँ पर दिखाएंगे हम कौन सा, सेमीफेरस ट्यूब्यूल से सेक्शन, टेस्टिस विद सेमीफेरस ट्यूब्यूल। तो कैसे रहते हैं वहाँ पर सेमीफेरस ट्यूब्यूल, वहाँ पर कौन कौन सी सेल रहती हैं। लेक्चर के बेस पर आप नोट्स बनाएंगे। हाँ, अब देखिए ये आपको एक मैं बड़ी सी दिखा रहा हूँ सेमीफेरस ट्यूब्यूल।
देखिए जैसे ये सेंडिक वेस्टिब्यूल है, यहाँ भी सेंडिक वेस्टिब्यूल, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये सब सेंडिक वेस्टिब्यूल है। एक सेंडिक वेस्टिब्यूल को मैंने दिखाया है। देखिए ये आती हुई जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम जो आपको कौन सी थी, कुबॉइडल एपिथेलियम, कुबॉइडल एपिथेलियम। अच्छा, इसके नीचे ये वाली जो सेल बनती है ये आती है स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से आपके बनते प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ तक सब सेल डायप्लॉइड है, यहाँ तक सभी सेल आपकी डायप्लॉइड है, मतलब जर्मिनल एपिथेलियम वीक हुए हैं, ये सेल वीक हुए हैं, ये सेल वीक हुए हैं। अब इसके बाद ये जो बनती है ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये हो जाती है एंड। इसके बाद बनते हैं स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, और फिर इसके बाद बनते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। देखिए अब आप समझिए, जर्मिनल एपिथेलियम बनाएगा स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया में मल्टीपल फिजन से बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा तब बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इससे ये डबल हो जाएंगी और ये हैप्लॉइड हो जाएंगी, और ये भी हैप्लॉइड होंगी, इसका डबल हो जाएंगे, स्पर्मेटिड हो जाएंगे। स्पर्मेटिड में बस टेल नहीं है और स्पर्मेटोजोआ में टेल आ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हो रहा है, सेमीफेरेस्टिबियल में, और इससे यही बनते हैं स्पर्म। ये स्पर्मेटोजोआ इन्हीं को कहा जाता है स्पर्म। तो पहले स्पर्मेटिड होते हैं जहाँ पर टेल नहीं होती, फिर उसमें टेल बन जाती है, तो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म से ही आते। और अब आपको देखिए दो और सेल बताई थी, एक ये लीडिंग सेल है, लीडिंग सेल है, और ये ऐसी कहते हैं इंटेस्टाइन। एक तरह की आपकी कैसी सेल है, ये एक तरह की इंडोक्राइन ग्लैंड है, और यहाँ से हार्मोन निकलेगा, इसका काम है हार्मोन देना, हार्मोन, और उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ से टेस्टोस्टेरोन होता है, एंड्रोजन का मोस्ट पोटेंट हार्मोन होता है एंड्रोजन, वो टेस्टोस्टेरोन। यहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है जो मेल मस्कुलाइजिंग हार्मोन होता है। फिर आप देख रहे थे बड़ी बड़ी कोशिकाएं में मैंने आपको बताया, लार्ज सेल इसे कहा जाता है सर्टोरी सेल। तो ये है सर्टोरी सेल, इस संख्या में कम होती हैं सर्टोरी सेल, इसमें खोजा था, आपको बताया था। तो इन रीच को सर्टोरी साइंटिस्ट ने खोजा था, ये सर्टोरी सेल है और ये नॉरिशिंग का काम करती है, नॉरिशिंग सेल है, नरिशमेंट का काम करती है, नॉरिशिंग सेल। तो अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक एडीपी और एंजाइम, और साथ में न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या है, न्यूट्रिशन भोजन देती है। स्पर्म से यहाँ पर फूड कौन देता है, तो वो कौन सी सेल देती है, वो आपकी सर्टोरी सेल। तीनों सेल इंपॉर्टेंट है। तो एक जर्मिनल एपिथेलियम है, स्मॉल साइज कुबॉइडल एपिथेलियम होती है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करती है, स्पर्म प्रोडक्शन करती है, जो दो सेमीफेरेस्टिबियल के उसमें रहती है, आउटसाइड में दोनों के जंक्शन पे रहती है, और उसका काम होता है क्या प्रोवाइड करना, हार्मोन देना, और हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन मेल मस्कुलाइजिंग हार्मोन, और वो और फिर सर्टोरी सेल जो बहुत कम होती हैं, लार्जर टाइप की सेल होती है, इस तरह की कोलुमनर पायरिफॉर्म होती हैं, लेकिन कोलुमनर टाइप की सेल आपको दिख रही हैं, या पायरिफॉर्म सेल है, और इनसे नॉरिशमेंट के लिए फ्लूइड आता है, जो भोजन आता है, स्पर्म का भोजन यही से होता है पहला, और दूसरा फिर से एडीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन आता है। तो ये आपका है टेस्टिस, टीएसआर टेस्टिस, और व्यू क्या करते हुए सेमीफेरेस्टिब्यूल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो उसको दिखाते हुए आपको मैंने दिखाया, यहाँ पर भी सेम जैसा ही है, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। तो ये सेल और सेल के बीच में इंटरस्टेट है, यहाँ इंटरस्टेट, तो इस तरह से जो आप देख रहे हैं, और उसमें ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई के लिए ब्लड वेसल्स रहते हैं। तो ये आपका था एक टेस्टिस का सक्शन। जब आप टेस्टिस को
सक्शन करेंगे, टीएस देखेंगे, तो इस तरह का आपको होगा। और जब टेस्टिस की वैसे देखेंगे आउटसाइड की और कवरिंग को, तो उसके पहले वाला जो डायग्राम दिखाया था वो डायग्राम होगा। और अब आप देखिए हार्मोन कैसा रिलेशन होता है। मेल हार्मोन का रिलेशन आपको मैं बता देता हूँ यहीं पर। तो मेल हार्मोन रिलेशन आप देखिए, तो देखिए समझ में आ जाएगा पूरा पूरा एक तीनों सेल आपके समझ में आ गई। जर्मिनल एपिथेलियल सेल, और उसका काम है स्पर्मेटोजोआ बनाना। यहाँ पे की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका बनाना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और यहाँ से इसमें आ जाते हैं कहाँ, सर्टोरी सेल में, यहाँ से भोजन भरते हैं। सर्टोरी सेल ये है जो भोजन देने का काम, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम, नरिशमेंट का सेल होता है, और साथ में एडीपी लीडिंग आता है। और ये लीडिंग सेल होती हैं जो हार्मोन सेक्रेशन का कार्य करती हैं। तो इस तरह से था। अब इसको मैं आपको एक हार्मोन का संबंध भी दिखा देता हूँ, कैसे हार्मोन रेगुलेशन होता है, और फिर हमारे क्या मिलकर डिसऑर्डर हो सकते हैं। देखिए आपको मालूम है यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। तो हाइपोथैलेमस का नाम शायद सुना होगा आपने, कि ब्रेन का एक पार्ट है, और यहाँ से रिलीज होता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। ये इंड्यूस करता है, इंड्यूस्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड को इंड्यूस करता है कौन, GnRH। और GnRH जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को आपके इंड्यूस करता है, यहाँ से दो हार्मोन आते हैं। एक आता है IPSH और एक आता है FSH। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसका नाम होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हार्मोन, और ये आपका ब्रेन पार्ट है। और आई किस का मतलब होता है इंटरस्टिशियल कोर्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए इसका टारगेट होता है, इसका टारगेट होता है टेस्टिस। इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट होता है आपका टेस्टिस। इसका टारगेट होता है टेस्टिस। और टेस्टिस से आपका आता क्या है, आपको बताया था कि ये जो होता है यहाँ पर स्टिमुलेट कर देता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम लीडिंग सेल। तो वो वहां से उसको स्टिमुलेट कर देता है। अब आप देखिए, तो अब आपका टेस्टिस से ये हो गया। तो एक टेस्टिस से आपका ये वाला आ जाएगा इंटरस्टेशियल सेल से, ये आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आएगा कहाँ से, लीडिंग सेल से। और दूसरी सेल है सर्टोरी सेल, टेस्टिस पर ही सर्टोरी सेल। और जो सर्टोरी सेल है ये आपका भी आपको मैंने बताया था, एक AGC देगा और एक देगा इनहिबिन। इनहिबिन तो ये सीधे आपको इसको इनहिबिट कर देगा। क्या करेगा, इनहिबिट, इसका सेक्रेशन रोकेगा। और ADP इसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और जैसे इसका सेक्रेशन बढ़ेगा तो वो उसको जाके कंट्रोल कर देगा आपके इसको GnRH। तो जैसे इसका बढ़ेगा
इधर कंट्रोल कर देगा और ये इधर कंट्रोल कर देगा, तो टोटल आपका कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। ये आपका है एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से जाना, प्रोटीन के नाम से। तो मेल का ये था आपका मेल के बारे में। तो पूरा मेल में कैसे हार्मोन रेगुलेट होता है, मैंने हार्मोन रेगुलेशन, तो मेल हार्मोन आपका कहाँ जाता है, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड को, मास्टर ग्लैंड से दो हार्मोन आते हैं, ये हार्मोन आपका होता है, ये भी हार्मोन इसको इंड्यूस करता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए इन्हें ये देता है, और इसके लिए जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तब इसको कंट्रोल कर देता है। तो इस तरह से ये हार्मोन कंट्रोल हो जाता है, और टोटली आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका हार्मोन जब एसिस्टेड होता है। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या क्या डिसऑर्डर जैसे मिल सकते हैं देखने को। तो डिसऑर्डर, मेल के डिसऑर्डर में क्या क्या डिसऑर्डर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए मैं तो मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या क्या हो सकता है मेल में, जिसके कारण स्टेरिलिटी भी आ सकती है या कुछ भी हो सकता है, वहां पर आपको देखिए। तो एक तो आपको मैंने बताया था क्रिप्टो ऑर्किडिज्म हो सकता है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। इसमें क्या था, फेल द डिसेंड ऑफ टेस्टिस, तो माने टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं, उसको कहा जाता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म हो जाता है। अगर डिसेंड फेल हो जाए तो ये फिर कहाँ रह जाते हैं, ऊपर जाते हैं। देखिए वैसे सभी मैमल्स में कुछ एक्सेप्शन मिल्स हैं, जैसे आपके व्हेल है, सील है, वालरस है और एलिफेंट है, माने सिटेशियन, प्रोबेसिडियन, वहाँ कुछ हो दिया जाए तो सब में आपके टेस्टिस कम्स इन स्क्रोटम बट प्रोड्यूस इन फॉर्म्स इन एब्डोमिनल कैविटी। स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। तो एब्डोमिनल कैविटी अगर ये फेल हो जाता है तो उसको कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या है, इफ डिसेंड फेल डिसेंड ऑफ टेस्टिस, माने टेस्टिस डू नॉट कम इन। इसका मतलब क्या हुआ, टेस्टिस डू नॉट कम इन स्क्रोटम, स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं, उस कंडीशन को कहा जाता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। अगर ये नहीं आ पाते हैं तो अब इसको क्या करना पड़ता है, ऑपरेट कराना पड़ता है। अगर बेबी पैदा हुआ और उसमें टेस्टिस अंदर ही रह गए तो फिर उसको ऑपरेट सोनोग्राफी से देख लिया जाता है और फिर उसको ऑपरेट कराया जाता है। तो उसको कहते हैं आर्कियोप्लेक्सी। क्या कहते हैं, ऑर्कियोप्लेक्सी। इसमें क्या होता है, माने क्या किया जाता है, तो बाय सर्जिकल मेथड क्या होता है, डिसेंड द टेस्टिस इन स्क्रोटम बाय सर्जिकल मेथड। क्या किया जाएगा, डिसेंड द टेस्टिस इन स्क्रोटम, माने आर्टिफिशियल मेथड से टेस्टिस को ऊपर से नीचे लाया जाता है, तो उसे कहा जाता है आर्कियोप्लेक्सी। अगर मान लीजिए वो कैंसर से ऐसा कुछ हो रहा है, वहां पर कार्सिनोमा बन रहा है, तो फिर आर्कियोडेक्टोमी किया जाता है। आर्कियोडेक्टोमी, इसमें क्या होता है, आर्कियोडेक्टोमी में क्या होता है, यहाँ पर अगर कैंसरस है तो टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव ऑफ टेस्टिस बाय सर्जिकल मेथड, रिमूव ऑफ टेस्टिस बाय सर्जरी, वही सर्जिकल मेथड से उसको टेस्टिस को निकाल दिया जाता है। कैस्ट्रेशन में उनको कुचल दिया जाता है। कैस्ट्रेशन एक होता है जानवरों में, जिसमें टेस्टिस को कुचल दिया जाता है, जिससे वो वहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो वो भी किया जाता है जब उसमें बनाया जाता है
तो उसके लिए बैल जो बनाए जाते हैं, जुताई वाले जो बनाए जाते हैं नल को, तब उसमें कैस्टेशन किया जाता है। अच्छा, फिर एक आपका हो जाता है हाइपर या वही प्रोस्टेटेक्टोमी। इसमें क्या होता है, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हो जाती है तो उसको सर्जिकल रिमूव किया जाता है। तो सर्जिकल रिमूव किया जाता है, सर्जिकल रिमूव प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड में भी कैंसर बहुत होता है। ये कैडमियम ऑक्साइड से प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर बहुत होता है, तभी एक काम करना पड़ता है, उसको रिमूव करा दिया जाता है। उसको प्रोस्टेक्टोमी कहलाता है। तो प्रोस्टेट जल्दी से हाइपरप्लासिया में रहता है, हाइपरट्रॉफी प्रोस्टेट हो जाता है, हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट माने प्रोस्टेट फैल जाती है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम यूरिन होता है, प्रॉब्लम इन न्यूट्रिशन, यूरिन के बाहर निकलने में प्रॉब्लम तो भी हमें प्रोस्टेक्टोमी करना पड़ जाता है। एक हाइड्रोसी का भी नाम सुना होगा आपने, हाइड्रोसी। इसमें क्या होता है, इसमें वही प्रॉब्लम होती है हाइड्रोसी में, स्क्रोटम के ऊपर जो होता है ट्यूनिका वेजिनलिस। तो जो ट्यूनिका वेजिनलिस जो होती है, माने स्क्रोटम से जो सबसे नीचे जाते हैं ट्यूनिका वेजिनलिस, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो उसे कहा जाता है माने स्वेल द स्क्रोटम, स्वेलिंग स्क्रोटम। लेकिन आता कहाँ पर है ये, आपके ट्यूनिका वेजिनलिस में आता है। स्वेलिंग इन या स्वेलिंग इन स्क्रोटम, जो इन्फ्लामेशन स्क्रोटम हो जाता है, इसको हाइड्रोसिल कहा जाता है। इसमें भी ऑपरेट किया जाता है, आजकल तो बिना इसको कहा जाता है, सर्जिकल ठीक कर देते हैं, तो वो है ये हाइड्रोसिल भी हो जाता है। तो हाइड्रोसिल भी है। और इम्पोर्टेंट तो होते ही, ये तो मेन चीज है इम्पोर्टेंट, मतलब इसमें वही हो जाता है स्टेरिलिटी, इससे स्टेरिलिटी हो सकती है। बाकी कंडीशन में स्टेरिलिटी की बात नहीं थी, यहाँ पर स्टेरिलिटी हो सकती है। तो स्टेरिलिटी हो सकती है तो इरेक्शन पावर कम हो सकती है। इम्पोर्टेंट अगर है तो उसके लिए फिर आपने शायद दवाओं के नाम सुने होंगे, इसमें वियाग्रा दवा का नाम सुना होगा। तो ऐसी कई दवाइयाँ आती हैं जो इम्पोर्टेंट। वैसे अगर हम आयुर्वेदिक में जाएँ, प्लांट में जाएँ, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है। जैसे आपने एक सफ़ेद मूसली का शायद नाम सुना हो, सफ़ेद मूसली, केमिस्ट्री और अश्वगंधा, ऐसे 3-4 चीज़ों को मिलाकर एक बहुत अच्छी मेडिसिन बन जाती है जो इम्पोर्टेंट्स को दूर करती है। इसके लिए इसमें भूख बढ़ाना बहुत जरूरी रहता है। तो ऐसी कुछ औषधियाँ भी होती हैं। तो ये भी आपका एक है। और एक होता है एंजियोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया। एंजियोस्पर्मिया का मतलब स्पर्म होते हैं, इंटेस्टिस में स्पर्म बने नहीं होते हैं, तो उससे कहलाता है एंजियोस्पर्मिया। और ओलिगोस्पर्मिया में स्पर्म काउंट कम होती है। वैसे स्पर्म होने कितने चाहिए, तो स्पर्म काउंट आपकी अगर हम बात करें, स्पर्म काउंट की अगर हम बात करें, स्पर्म काउंट की बात करेंगे हम, तो वो होना चाहिए लगभग आपका 60 से 100 मिलियन पर ml सीमेंट। 1 ml सीमेंट में आपके 700 मिलियन होने चाहिए। अच्छा, आज ओलिगोस्पर्मिया में रहता है लो काउंट। ओलिगोस्पर्मिया माने लो काउंट स्पर्म, और एंजियोस्पर्मिया माने मिल स्पर्म। और जब ऐसा होगा तो आपका
क्या है स्टेरिलिटी, स्पर्म ही नहीं है तो वहाँ पर स्टेरिलिटी आ जाती है। तो इस तरह से होता है। अब ये आपके पर ml के पास में, और एक बार में जो सीमेंस रिलीज होता है लगभग 2 से 3 ml होता है, माने करीब करीब 100 मिलियन से लेकर 300 मिलियन तक स्पर्म रिलीज होते हैं। अच्छा, अब एक बात आती है, सबसे पहली बात आती है स्पर्मास। इसका मतलब होता है फर्स्ट टाइम रिलीज द सीमेन, फर्स्ट टाइम रिलीज सीमेन मतलब इजाकुलेशन। एक होता है आपका स्पर्मिनेशन, इसका मतलब होता है स्पर्म का वहां से रिलीज होना। कहां से? स्पर्मिनेशन का मतलब स्पर्म रिलीज फ्रॉम सर्टोली ग्लैंड, स्पर्म रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल। जब सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं तो उसे कहा जाता है स्पर्मिनेशन। इजाकुलेशन का मतलब होता है रिमूव द सीमेन, सीमेन का बाहर निकलना। अच्छा, और स्पर्मिनेशन का मतलब होता है, सीमेन रिलीज इन वेजिना, रिलीज इन वेजिना। जब वेजिना में रिलीज होता है तो वो कहलाता है स्पर्म इंसेमिनेशन। और इमिशन कहलाता है, इमिशन क्या होता है? ये उस समय बनता है, वो उस समय होता है जब सीमेन रिलीज इन यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से जब बाहर आता है तो होता है इजाकुलेशन। तो इजाकुलेशन होता है, इंसेमिनेशन होता है, इमिशन होता है, स्पर्मिनेशन होता है, स्पर्मास होता है, और स्पर्म मेटोजेनेसिस होता है। इसमें क्या होता है? स्पर्म फॉर्म द स्पर्म formation of formation by spermatogonia। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनते हैं तो उसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और एक और चीज होती है आपकी, एक और चीज आ जाती है आपकी स्पर्मियोजेनेसिस। इसको कहते हैं स्पर्मेटिलियोसिस। इसमें होता है सेल फॉर्मेशन और convert the spermatid in spermatid। उस कंडीशन में मतलब स्पर्मेटिड नॉन टेल वाला होता है, पूछ वाली टेल बनना, टेल फॉर्मेशन को ही या कन्वर्ट द स्पर्मेटिड इन स्पर्मेटोजोआ। तो ये सब आपके मेल से रिलेटेड था। अब स्पर्म काउंट, स्पर्म, ये सब आपको मैंने मेल पूरा बता दिया। अगले टर्म से आपको फीमेल पे शुरू करेंगे। ये पूरा मेल को मैंने बताया, एक आपको 2 डायग्राम और एक टर्म पीछे ले चुका हूँ। उस टर्म को और इस टर्म को आप मिलाकर आप स्टडी करेंगे। मेल का पूरा डेवलपमेंट हो गया। फीमेल को अगले टर्म मिलेंगे, फिर आपको गैमेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा। तो ये आपका रहेगा। तो अब आप दोनों को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।